वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात तारड़ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है हुकूमत ने। इसके अलावा ये भी कहा गया गद्दारी के मुकदमात बनेंगे आर्टिकल 6 के, आरिफ अलवी साहब पे, कासिम सूरी साहब पे, इमरान खान साहब पे, वो जो बंदियाल साहब कोर्ट का डिसीजन आया था उस सेशन के ख़िलाफ़ जिसमें कासिम सूरी साहब ने अपोजिशन को गद्दार करार दिया था और वोट की गिनती रुकवा दी थी और उसमें लिखा हुआ था आइन से इनराफ़ किया है इनकी हुकूमत और पार्टी ने। ये मामला शुरू किस तरह हुआ इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले सुन लें जिस जज्बे से आज बात कर रहे थे तारड़ साहब, सुनवा दें ज़रा तारड़ साहब को। पहले ये मेरे सामने है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें यह है कि इसकी सेक्शन 2012 है कि वेयर द फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द कमीशन और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स दैट अ पोलिटिकल पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पोलिटिकल पार्टी और हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर prejudicial to the sovereignty and integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, the government shall, by notification in the official gazette, make such declaration, and within 15 days of making a declaration under subsection 1, the government shall refer the matter to the Supreme Court. इलेक्शन एक्ट 2017 के थ्रू जो है हुकूमत जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर को डिज़ोल्व कर सकती है, उस पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तो होगा मैंडेटरी। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हुकूमत रेफ़र कर रही है, वो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इसका सेक्शन 11A ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टेररिज्म, जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में पकड़ी जाती हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंदर, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड in terrorism if it commits or participates in act of terrorism, prepares for terrorism, promotes or encourages terrorism, supports and assets any organization this and that। और इसके लिए सेक्शन बी प्रिस्क्रिप्शन है, वो सज़ा क्या है, फॉर द पर्पज दिस एक्ट फेडरल गवर्नमेंट हैविंग रीजन टू बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न इन टेररिज्म बाय ऑर्डर लिस्ट इट इन द फर्स्ट स्केड्यूल। इसकी जो दरख्शंदा मिसाल है वो नन अदर दैन हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस टेररिज्म की क्लॉज को यूज़ करते हुए लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई थी और लिखा था कि देयरफॉर विद इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 11B ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू लिस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू द सेट एक्ट एज अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ द सेट एक्ट। और ये डेट है जी 15 अप्रैल 2021 की। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस तरह की इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट इमरान खान साहब पे टेररिज्म को लेकर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, का ऐलान कर रही है, इसी तरह इमरान खान भी लगा चुके हैं लब्बैक वालों के पास। इससे पहले मैं मेन पैनल के पास जाऊँ, हमारे साथ जैसे रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ कानूनी सवाल पूछ लेते हैं। सर, आप भी ऑब्वियसली न्यूज़ देख रहे होते हैं, देखते होते हैं। आज तारड़ साहब जो थे उन्होंने फरमाया कि PTI के ऊपर वो पाबंदी लगा देंगे। आपके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा 15 दिन के अंदर, ये एक जो है बादियुल नज़र में आपको क्या लगता है बहुत मुश्किल होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, या होता है, या इस गवर्नमेंट के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना इस तरह, या ये इजी काम है? नहीं, देखिए, पार्टी पे पाबंदी लगाना अब तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक के वो सुप्रीम कोर्ट उसको ओके ना करे उस वक्त तक वो नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनल होता है। ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है साफ कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कि मुल्क और कौम के खिलाफ काम कर रही है और सालमियत के खिलाफ, तो उस सूरत में एक डिक्लेरेशन दे सकती है गवर्नमेंट कि इसको हम बैन कर रहे हैं, लेकिन वो डिक्लेरेशन 15 दिन के अंदर अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाना है और सुप्रीम कोर्ट उससे फैसला करेगी। तो ये तो शेख साहब जी शेख साहब, लेकिन एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में अगर टेररिज्म की बुनियाद पर किसी पार्टी को बैन किया जाए फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट? वो और बात है। वो टेररिज्म पे तो ठीक है, वो तो रुकावट डाल सकती है काम, लेकिन यहाँ तो पार्टी को बैन करने की बात हो रही है, डिसॉल्व करने की बात हो रही है। तो ये क्या है, तो वो और चीज है। वो तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ओके नहीं करेगी वो नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस तो डाल सकते हैं, वो टेररिज्म पर इधर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, वो अपनी जगह। और आपके ख्याल में ये जो अगर टेररिज्म वाली क्लॉज के तहत भी किसी पार्टी को डिलिस्ट किया जाए या उसमें सस्पेंड किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज यकीन नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 17 की वायलेशन होगी। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप आर्टिकल 17 के अंडर आते हैं, यानी गवर्नमेंट की बात को नहीं इस तरह माना जाए। सर, एक बात बताइए, आपके आते हुए आप आए हैं तो तशरीफ लाए तो मैं आपसे रहनुमाई ले लूँ। ये जो फैसला आया मखसूस सीट्स के ऊपर, इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये उभर के सामने आया दूसरी पार्टी की तरफ से
कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि जो पिटिशनर ना हो केस के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी, पीटीआई पिटिशनर नहीं थी, लेकिन सारे का सारा फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आ गया बादिल नज़र में, और उसके अंदर जो है वो पीटीआई को वो ये तक भी कह दिया गया बैक डेट्स के हवाले से कि जी आपके जो लोग आज़ाद खड़े हुए थे, जिनमें आपके आज़ाद थे, उनको तो राइट दे ही दिया गया, वो तो पीटीआई के तस्वर किए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने आज़ाद के तौर पे अपना डॉक्यूमेंट नहीं भी जमा करा इलेक्शन कमीशन में, उसको भी जो है वो कह दिया गया कि आप जो है ना 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जो भी आप देख लें और आप हो जाए। आपके ख्याल में ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या ये बिल्कुल ठीक है? मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ये कह सकती है कि जो उनके साथ ज्यादती हुई, इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया चीफ जस्टिस के बल्ला छीन जाने वाले निशान के फैसले को, इसलिए ये बिल्कुल सही फैसला है? नहीं, देखिए, गलत तो फैसला कानूनी तौर पर ये फैसला जो था वो सही नहीं था, कानून के मुताबिक नहीं था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में यहाँ पर कानून कम देखा और सियासी हालात ज्यादा देखे। उन्होंने देखा कि अफरा तफरी मची हुई है, क्योस है, कंफ्यूजन है, तो उन्होंने कहा कि और सारा कंफ्यूजन इस वजह से है कि इनकी पार्टी को सीट्स डिनाई हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने समझा कि ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन वो ये चीज को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि वहां पर तो तहरीक इंसाफ तो गई नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां पे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पिटीशन फाइल की थी, तहरीक इंसाफ का तो नाम ही नहीं था वहां पर, तो इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला कर दिया। जो भी किया, अब हम उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सर, लेकिन अब ये रिव्यू पिटीशन में जा रहा है, अब लार्जर बेंच का दिया हुआ फैसला दोबारा ऑब्वियसली लार्जर बेंच के पास ही जाएगा, तो ये इसकी लॉजिक एक तो समझा दें क्या है? लार्जर बेंच में मुझसे लगा फुल कोर्ट का फैसला दोबारा फुल कोर्ट के पास ही जाएगा, एक तो इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि वही जजेस सुन रहे होंगे, फिर रिव्यू तो ना हुआ, और आपके ख्याल में इसमें कोई गुंजाइश नजर आती है आपको कि जिन जजेस ने फैसला दिया है वो दोबारा अपना फैसला चेंज कर देंगे कुछ दिन बाद? देखिए, ये रिव्यू का जो प्रोसेस है उसमें ये जरूरी होता है कि जो जिन जजेस ने फैसला किया उसी को वो सुनते हैं, वही सुनते हैं जज, और वही एडवोकेट भी वही आर्ग्यू करते हैं। ये प्रोसीजर है रिव्यू का, तो जाएगी तो उसी बेंच के सामने। अब उन जजेस का हो सकता है कि बाद में वो अपना माइंड चेंज कर दें, जब आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने पेश होगी, जिस तरह ये लोग पेश करेंगे अपनी आर्ग्यूमेंट, तो उसके बाद अगर समझते हैं कोई जजेस, क्या पता अपना माइंड चेंज कर दें। तो रिव्यू इस वजह से होती है, और रिव्यू सिर्फ उस पॉइंट पे होती है जो कि जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टेयरिंग इन एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि सामने नजर आ रही हो। और बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। आप कह रहे थे कि रिव्यू के अंदर फैसला चेंज भी हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, और वही जुड़ेंगे फुल कोर्ट के जो कि जिन्होंने पहले सुना है, और इस फैसले के बारे में भी आपने बता दिया, और आपने बताया पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। अवैस साहब, किस तरह देखते हैं आप हुकूमत के इस फैसले को? आपकी पार्टी बैन होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, ऐसा लगता है कि ये हुकूमत के पार्टी जो है ना, ये इस वक्त अनर्व हो गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर वो इद्दत केस में बरी हो गए, आपको कन्विक्शन वाले केस तो सब ख़त्म हो गए, और अब वो करें क्या? 1 साल पुराने, 1.25 साल पुराने केस के ऊपर उन्होंने जो हो चुका उसका कब का पेंडिंग केस के अंदर उसको फिर मुलव्वस करके उसका नाम दे दिया, और वो उसको उसमें गिरफ्तारी दे दी। तो इसलिए ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें कोई सूरत जो है सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आप, बड़ी सिंपल मिसाल, 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहते हैं कि आर्टिकल 6 में ट्रायल करेंगे, एक तरफ कहते हैं कि हम पार्टी को बैन करेंगे। आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन को एब्रोकेट करे या सबवर्ट करे, और अटेम्प्ट्स टू एब्रोगेट और अटेम्प्ट टू सबवर्ट कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन, ये है आर्टिकल 6। अब यहां पर सबवर्शन की तरफ अगर आप आ जाएं, एब्रोगेशन तो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, हाँ सबवर्शन की तरफ आ जाएं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्शन तो अगर की है तो वो तो उन लोगों ने की है जिन्होंने आउट राइटली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई किया है। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, नहीं करवाए। नहीं सर, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, वो भी किया होगा ना। अच्छा, मैं एक चीज ऐड कर लें, जो बंदियाल साहब का फैसला है उसमें उन्होंने कहा कि कासिम सूरी साहब
और इमरान खान का असेंबली तोड़ने का फैसला और प्रेसिडेंट का उस एडवाइस पर अमल करना गैर कानूनी आइन से इनहराफ था। तो अगर दो चीज़ें गलत हो सकती है ना सर, इनकी भी गलती है तो ये भी तो गलती है ना, ये तो आइन से इनहराफ किया इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो गलती जो थी वो दो बाइफरकेशन थी कि पार्लियामेंट के अपने मामलात में पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है कि, लेकिन जहाँ पे वो समझते हैं कि यह आइन की उन हदूद से हटके है तो फिर वो कोर्ट ने इंटरफेयर किया। लेकिन वो सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती बात किसी भी एतबार से। एंड सेकेंडली, अभी तो जो बात हो रही है और जो इस अंदाज में ये सारी गुफ्तगू की जा रही है, उन्होंने फॉरेन फंडिंग का नाम लिया, उन्होंने ये साइफर का नाम लिया, उन्होंने एंटी टेररिज्म साइफर का नाम लिया। अब सुनिए, 9 मई का नाम लिया। साइफर में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अथॉरिटेटिव जजमेंट पहले बेल केस में दी और फिर उसको हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया उसके अंदर। जी। और जो साइफर के जो दूसरा केस था फॉरेन फंडिंग का, कोई केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग का पीटीआई का पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग है तो वह नून लीग का केस पेंडिंग है इस वक्त फॉरेन फंडिंग के, वो अभी तक उसको। सर एक मिनट, मैं आपको बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं दोबारा, मैं एक मिनट सर, मैं एक आपको बात बता दूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिर ये जो जिस बुनियाद पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए ना, वो आप दूसरों पे भी चलाएं, लेकिन जो इमरान खान साहब पे बनता है वो जस्टिस बंदियाल के बेंच की रूलिंग है, उसकी आपको चीजें पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। सदर आरिफ अलवी यानी वज़ीर आज़म यानी इमरान खान, सर अर्थ तो सुन लें, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के गैर कानूनी इकदाम के बायस कौमी असेंबली की तहलील को जायज करार देना आइन की नाफरमानी होगा। रूलिंग वज़ीर आज़म और सदर का इस्तेमाल तहलील करने का कदम सियासी जमातों को बुनियादी हकूक की मुनाफी है, ये आइन से इनहराफ। सर ये तो इसमें उन्होंने आइन से इनहराफ लिख दिया, उसकी बेस पे चला रहे हैं वो मुकदमा आर्टिकल 6 का। नहीं सुनिए ना जरिए, आप 5 जजेस ने, एक जज ने 5 में से ये कहा कि इसमें आर्टिकल 6 लग सकता है, 5 जजेस, 4 ने नहीं कहा। सो इट इज नॉट द जजमेंट। आप इसको कहते हैं जजमेंट का पार्ट बनाएंगे, आप इसको थोड़ी कहेंगे कि ये एनफोर्स किया जाए। बंदियाल साहब कानून का तरीक़ाकार है, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी बात सुनिए। जी एक मिनट, आप हाँ फैसला देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सूरत हाल जो पैदा की जा रही है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने सबवर्शन की बात की, तो सबवर्शन क्या है? देखिए, सबवर्शन ये है कि आपने ओथ लिया, ओथ की पासदारी नहीं की, ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, आपने ओथ लिया। पहले तो इन्होंने तमाम ने तो बात बताएं, ये फिर हुकूमत को अगर पता है कि इतना मुश्किल है साबित करना, तो ये क्यों लगा रहे हैं? आपकी पार्टी को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं? क्यों आर्टिकल 6 लगा रहे हैं? फिर क्यों मियां जावेद लतीफ साहब इतने उतावले? ये नहीं कर सकते, ये सुने, ये वहां तक नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये 15 दिन के अंदर जो वो जाने हैं ना, जो एफिडेविट आ रहे हैं, ये उनको खौफजदा करना चाह रहे हैं कि ये पार्टी तो बैन होने लगी है और तुम सारों की सीटें भी खारिज हो जाएंगी। ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और जो महंगाई और एकदम से बिजली के बिल और फलां बढ़ा दिए, ये तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए कि सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ओथ क्या था? ओथ ये है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी। हर फौजी ये ओथ लेता है, और वो ओथ की वायलेशन हुई है। अगर आपने आर्टिकल 6 चलाना है तो वहां चलाओ। आप क्या तमाशा बना रहे हैं? सब पे चलाते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर में भी चलाएंगे, बाकी को भी चलाएंगे, आप फिक्र ना करें। तमाशा लगाया हुआ मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो आपकी हजीमत हुई इद्दत वाले केस में, आप इतने ज्यादा बढ़ के उसको उछाल रहे थे, और आपकी 2/3 मेजोरिटी का ख्वाब जो है फिलहाल जब तक रिव्यू नहीं होता ख्वाब बन के रह गया, वो जो धूल है वो, उसके हिसाब से आप ये रिएक्शन दिया आपने। और अवैध साहब कह रहे हैं बड़ा भोंडा किस्म का मजाक है, बड़ा ये मतलब उसके कोई पाँव नहीं है, इसका कोई स्टैंडिंग नहीं है, जो आप कहने लगे हैं, करने लगे, ये होगा नहीं आपसे। नहीं कामरान, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी वैसा फरमा रहे हैं ना कि 15 दिन के अंदर एक हलफनामा अरकान असम्बली ने जो देना है, उसको मुतासर करने के लिए या उनको खौफजदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर वो हलफनामा दूसरा देते हैं एक के बाद, तो मुझे अवैध साहब भी बता दें कि एक हलफनामा देने के बाद दूसरा हलफनामा जब देंगे तो क्या वो सादक और अमीन रह जाएगा? और क्या आज भी साकिब निसार जैसी कोई कोर्ट मौजूद है जो इमरान खान को जिस तरह रिलीफ दिया गया था बनी गाला के हवाले से,
कि एक हलफनामा दे दिया और उसके बाद बार बार पेपर चेंज होते रहे या जिस तरह वो बातें करते रहे। यार मियां साहब, सियासतदानों के लिए हलफनामा चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? सभी करते हैं सब। हाँ, ये बात आप ये बात चाय आप की प्याली पे कह कर रहे लेते हैं हैं चेंज। कि अगर ऐसी बात है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इनके नज़दीक हलफनामा बदलना कोई अहमियत नहीं रखता और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, जिस तरह साबका अदवार में ऐसा होता रहा, तो वो तो फिर ठीक है। फिर आपकी पार्टी में भी ऐसे ही है ना सर, आपने हलफ दिया अवाम को, पीपल्स पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, करप्ट लोग हैं, आज वो ना हो तो बजट का इजलास आपका नहीं होता, आप सब एक जैसे ही हैं सर। इसमें इतने आप सेंसिटिव क्यों हो गए मियां साहब? हलफनामा चेंज, मैंने कहा पता नहीं मियां साहब केड़ी दलील है, हलफनामा चेंज करना कौन सा मसला सियासतदानों के लिए? अच्छा चलो जी सर। अच्छा चलो, ਤੁਹਾਡੇ नज़दीक कुछ नहीं थे, मेरे लिए ਤੁਹਾਡੇ नज़दीक कुछ नहीं है, मसाइल पैदा हो रहे हैं। नहीं, मेरे नज़दीक तो खैर बहुत है, मगर और जिंदी वजह तो मार भी खा रहे हैं आज तक। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कह दूँ, कामरान मुझे ये बता दे कि सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको, अदारों को, सबको ये बात पब्लिक करना होगी, आवाम को एतमाद में लेना होगा काबीना से पहले कि भाई इन्होंने क्या किया, क्या पाकिस्तान के मफादात से ये खेले। ये बात दुरुस्त है कि फॉरेन फंडिंग केस। अच्छा मियां साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ पे पॉलिटिकल सियासी बंदिश लगनी चाहिए, पार्टी को डिसॉल्व करना चाहिए, आप भी एग्री करते हैं? देखें, आर्टिकल 6 हो या एक किसी जमात को बैन करना हो, बुनियादी दो चीज़ें चाहिए कि क्या वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और दूसरा क्या उसने पाकिस्तान के रियासत के मफादात को बेचा या उनको वो राज अफशा किए या गैर मुल्की। तो आपका तज़किया क्या है? तहरीक इंसाफ ने दोनों काम किए, पाबंदी की मुस्तहक है, विल यू एंडोर्स? नहीं, मैं पाबंदी की बात से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें तो पाई जाती हैं। आप ये देखें कि 9-10 मई जो किया गया, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? फिर मुझे ये बताएं, साइफर लहराना क्या पाकिस्तान के जो राज हैं या जो ओथ दिया जाता है उससे इनहराफ नहीं है? फिर आप मुझे ये बताएं कि एक करारदाद जो उनके हक में आई है कांग्रेस की, क्या वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला? तो मियां साहब, इन तमाम शवाहिद की रोशनी में आप ये समझते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए तहरीक इंसाफ पे, यस और नो? नहीं, ये मेरी बात सुने, ये फैसला करना है कोर्ट ने, अदालत। कोर्ट ने थोड़ी कर रहा है, आपकी हुकूमत ने तो कर दिया फैसला, आपकी पार्टी ने। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, पिछले केसेस की तरह अवाम के साथ मजाक ना किया जाए, अवाम को पहले एतमाद में लिया जाए कि जिसको फिर ये सियासी सहूलतकारी के तौर पे उन केसेस को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रेफरेंडम करवाया जाए अवाम से कि तहरीक इंसाफ पाबंदी लगाए या ना लगाए, रहम किया जाए, इस तरह अवाम से राय ली जाए, कॉन्फ्रेंस में ली जाए। नहीं, उसका एक तरीका होता है कि आज तक आपने 2014 के धरने जो दिए गए थे, किन मफादात में दिए गए थे और किन के कहने पे दिए गए थे, मुझे एक बात बताएं, मियां साहब, बताना चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूं। 2017 में, एक सेकंड यार कामरान, अच्छा जी बोले, एक सेकंड बोले। 2017 में जो फैसला दिलवाया गया और दिया गया, उसके बाद बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं, ठीक है, मगर अदारे की जानिब से ये आज तक क्यों नहीं बताया जाता? आप इदारे को छोड़ दे रहे हैं इस वक्त, तो इदारा नहीं, देखें, क्यों थमाया गया? ना इदारा आर्टिकल 6 लगाने का मेजाज है, ना वो लगा रहा है इमरान खान बगैर अवाम के, मेरी अर्थ तो सुन लें सर, सवाल आपसे, उसके बगैर आप ना इदारा जो है तहरीक साहब पाबंदी लगा रहा है, ना उसका मेजाज है। आपकी गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना आज, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी अब राय से मुत्तफिक है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की कि तहरीक साहब पाबंदी लगनी चाहिए? सवाल ये है, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ उसको आप अगर सुन लें तो मैं आपकी मेहरबानी होगी। मेरा सवाल का जवाब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप ज़राए अबलाग से जो मैसर सहूलत PTI को है, पाकिस्तान के पास उतने वसाइल भी नहीं हैं, रियासत के पास उतने वसाइल नहीं हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, वो सोर्स, वो फंड, सर मैं समझ गया कि सारा कुछ है इनके पास, PTI के टेररिस्ट हैं ये।
अब आप पीटीआई पे सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हमायत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सवाल ये छठी दफा। अगर आप उन चीज़ों को लोगों पे वाज़िया करके सबूत के साथ दे देते हैं तो उसके बाद आपका कानून जो कहता है वो होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। कानून का सवाल ही नहीं है इस वक्त। बात हो रही है कि आप मियां साहब वालों के साथ। मैं लोगों से थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी राय। आप बताएं ना। मैं ही बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये बताएं क्या बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तहरीकें हों या बलोचिस्तान की इलाकाई जमातें हों जिन पे आपने बैन किया कि बुनियाद पे आपने सर मैं ये पूछ रहा हूँ तहरीक इंसाफ पे बैन को आप सपोर्ट करते हैं? आपकी गवर्नमेंट का फैसला है ये कि नहीं करते? सिंपल बात। आप बलोचिस्तान ले गए मुझे, कभी 2017 में ले गए। मैं नहीं देखिए ना कामरान, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि किसी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए मगर दहशतगर्द जमात को छोड़ना नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है कि जिस पे पाबंदी लगनी चाहिए मियां जावेद लतीफ के नजदीक साबित हो चुकी है, बार बार साबित किया उन्होंने। तो अब पाबंदी लगनी चाहिए तहरीक इंसाफ पे? दहशतगर्द जमातों पे पाबंदी होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ पे होनी चाहिए। अगर आपको आज भी 9-10 मई का फैसला नहीं मुझे छोड़े सर, मैं आपसे राय ले रहा हूं। आप थोड़ी सवाल पूछ रहे हैं मियां साहब। क्या हो गया? सारा प्रोग्राम निकाल दिया आपने। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन ले। जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9-10 मई करना जुर्म नहीं था, दहशतगर्दी नहीं थी। शायद इसी वजह से साल गुजर गया है तो उनको सजाएं नहीं दी गई। और आज अगर ये समझ लिया गया है कि 9-10 मई दहशतगर्दी थी और कानून मौजूद है दहशतगर्दी, मैं आमिर रियाज राणा साहब की तरफ जा रहा हूं। आखिरी दफा पूछ रहा हूं कि दहशतगर्दी के जो आपने पूरे शवाहिद गिनवाए तहरीक इंसाफ के, मेरा वही जवाब होगा। क्या? मेरा वही जवाब होगा कि दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान को बचाना चाहिए, रियासत को बचाना चाहिए, वो कोई भी हो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पे भी होनी चाहिए पाबंदी। जो वो जुर्म करता है दहशतगर्दी का मुर्तकिब होता है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी का जुर्म किया है आपके नजदीक? मैं कहता हूं 9-10 मई आप बता दे नहीं किया तो आप कह रहे हैं पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा अब मैं जा रहा हूं आमिर साहब के पास। इन सो मेनी वर्ड्स आप ये कह रहे हैं 9-10 मई तहरीक इंसाफ है या दहशतगर्दी के क्लॉजेस की वजह से पाबंदी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे ठीक कर दीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूं। आमिर साहब ये हुकूमत क्या बुकलाहट का शिकार है कि फैसले उनके खिलाफ आ गए? ख्वाह इद्दत का है, दूसरा है यह हुकूमत वाकई कुछ सीरियस है या जिस तरह अवैध साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ 15 दिनों का खौफ है कि लोग ज्वाइन ना कर लें और होना वाना कुछ भी नहीं है? आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं क्योंकि मैं आपका और मियां जावेद लतीफ़ साहब का मैच देख रहा था। तकरीबन 4.5 मिनट सिर्फ आप दोनों यही पूछते रहे 50 मिनट का शो है आज या नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ, मतलब नहीं, आप लोगों ने 4.5 मिनट अच्छा खेला इसके ऊपर, गेंद आपस में ही रखी कि जवाब भी ना लो और सवाल भी ना करो और आगे भी ना जाओ और पीछे भी ना जाओ। बहरहाल जो भी चीज़ हुई, देखें आपने TLP की जो मिसाल अपने इब्तदा में दी वो तो PTI ने किया और उसको कहा गया कि ये इंडियन फंडिंग पार्टी है, उस पर बैन लगाया, उसके बाद मामला तय हो गए और वो वापस ले लिया। लिहाजा PTI ये तो नहीं कह सकती कि ये काम हमने नहीं किया। हाँ, पीपल्स पार्टी ने भी किया, उससे पहले अवामी लीग पे भी पाबंदी लगी थी और वो नाम बदल के सारी जमातें काम शुरू कर देती हैं। असल इशू ये है कि आप लगाने का मकसद बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि आप जिसको हुकूमत कह रहे हैं वो हुकूमत और रियासत दोनों एक ही पेज पे हैं, मिल के ही फैसला किया है और इसको आप बिल्कुल सिर्फ अकेले हुकूमत का नाम ना लें। जैसे आप कह रहे थे ना, ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के एक पेज पे आके ये फ़ैसला अनाउंस किया गया है। इसके अंदर स्टेक होल्डर सारे के सारे शामिल हैं और तभी ये रिव्यू भी डाल दिया गया कि कल को ये ना कहें कि देखें आपने तो उसको रिव्यू भी नहीं किया था, हुक्म इम्तनाई की भी दरख्वास्त दे दी। शाइक उस्मानी साहब भी कह रहे थे अभी तक रिव्यू में तो सिर्फ काजी फ़ायज़ीसा का ही केस हमारे पास मौजूद है जहाँ पे 2 जज ने आरा बदली थी और उनका केस टोटल ख़त्म हो गया था। अब जो आपने बात की आर्टिकल 6 की और अहमद अवैस साहब बजा तौर पे फरमा रहे थे, लेकिन उसमें जहां उन्होंने कहा कि वो एक जज की राय थी, जस्टिस रिटायर्ड मदर आलम मियां खेल की थी कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगे, लेकिन 5 जजों ने ये तो कहा कि ये आइन शिकनी हुई है। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जिस पे शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं
तो जब इस पे शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं उस वक्त क्यों नहीं गए, तो शाहिद खकान अब्बासी साहब उस वक्त क्यों निकल गए थे जब उनको चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि आप नैब का कानून बदलेंगे तो हम उसे उड़ा देंगे। तो आखिर उन्हीं की पार्टी ने पीडीएम में, जिसमें ये मतलब हर मीटिंग में स्पेशल इन्विटेशन पे ईसीसी में भी बैठा करते थे, स्पेशली पेट्रोलियम के मामलात में अहम इनकी राय ली जाती थी, उस वक्त इन्होंने कभी राय नहीं दी कि ये जो अब राय दे रहे हैं, बड़ा हर वक्त का रास्ता बदलता है, बंदा बात करता है। देखें इसका क्या नुकसान और फ़ायदा होगा, चाहे आप उसको इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत लाएं, हर चीज़ ने सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप ओवरसीज़ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट करेंगे, वो भी जाएंगे। आर्टिकल 6 अब वो बगैर काबीना के जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस इसीलिए बुनियाद पे जाना है कि जी आपने कहा था हम आपके पास आ रहे हैं। हाँ, सियासी जमात पे पाबंदी वो काबीना में जब ये एविडेंस लेके जाएंगे, जिस पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बराह रास्त नहीं आ रहे थे, वो सारी चीज़ें कह रहे थे कि अगर ये किया, अगर ये किया, तो जाहिर है अगर ये किया होगा तो तभी वो काबीना लेके जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके अटार्नी जनरल को उसको साबित करना होगा कि जी ये हमारा केस है और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर हमारी बड़ी राय है। मेरान बैंक का केस पड़ा हुआ है, लेकिन आमिर साहब एक बात बताइए, तो ये जो अवैध साहब कह रहे हैं, क्या हमारी अदालतों के सारे फैसलों पे, एक मिनट कामरान साहब, क्या जो हमारी अदालतों के सारे फैसले हैं अमल दरामद हो चुका है? क्या अदालतों के ऊपर एग्जीक्यूशन करवा ली गई है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट चुप बैठी थी जब उन्होंने पनामा के अंदर एक जज को बिठा दिया कि जी हाई कोर्ट के भी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तेमाल करेंगे? जब ये फैसला दिया इंतखाबी निशान का, जिसके बकौल इलेक्शन कमीशन ने गलती की, ना पीटीआई ने वो गलती सुधारने की कोशिश की, ना एग्जीक्यूशन करने को छोड़े, मेरा सवाल तो सुन लें, मैं आपको सवाल किसी ने अपना किरदार अदा किया। जी आप बता दें आमिर साहब कि अहमद अवैध साहब कह रहे हैं कि सारा स्टंट किया जा रहा है, 15 दिन का जो टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो पीटीआई के लोगों को डिस्करेज करने के लिए होला हवाला कुछ नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? आपका तज्जिया क्या है? आप इस्लामाबाद में बैठे, आपके पास खबर होगी, क्या आप क्या कहते हैं? आपने मेरा ख्याल है मेरा जवाब सुना नहीं। मैंने कहा था अहमद अवैध साहब की राय से भी मुत्तफिक हूं और जो आपका सवाल है उससे भी मुत्तफिक नहीं। तो अगर आप मैंने पहला जवाब नाम लेके ये दिया था, वो आप इस राय से मुत्तफिक हैं। मैं ये कह रहा हूं क्या होना है नहीं होना है ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, लेकिन जो गेम वफाकी हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त लगाई है, वो आपने राना सनाउल्लाह का बयान सुना होगा कि अगर जंग है तो फिर ठीक है, फिर इसी तरह की है। हुकूमत ने तय किया है कि ठीक है, अब अगर ये लड़ाई होनी है उनके ख्याल के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो सहूलतकारी तो बेपनाह हो गई ना, कि जो दरखास्त लेके नहीं आया, उन्होंने कहा जी मनो सलवा उतरा है, ये इंसाफ दहलीज तक पहुँचाया गया है। जिसने इंसाफ मांगा नहीं उसको दिया गया आर्टिकल 187 के तहत। आप मुझे बताएं, जब अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह गुफ्तगू कर रहे थे तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा था 2018 में भी यही कुछ हुआ था। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ देना था तो वो इन सबको कटहरे में बदल लेती, चाहे वो धरने थे या कुछ थे, कि आ जाओ और फैसला करो हमारे सामने बैठ के, हम तय कराएंगे। क्या उमर अता बंदयाल साहब नहीं कह रहे थे 25 जुलाई के ऊपर बात कर लें, आप डेट के ऊपर ठीक है इत्तफाक राय पैदा कर लें। हमने कोई इदारा, हमने कोई शख्स इस मुल्क में बड़ा छोड़ा ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये बात कर लें कि जी हमारा आइन बचता है, हमारा मुल्क बचता है, लेकिन इस मुल्क के अवाम नहीं बचते। पता नहीं आप किन चीज़ों को आइन कहते हैं, किन चीज़ों को पार्लियामेंट कहते हैं, किन चीज़ों की सैंक्टिटी ढूंढते हैं, क्योंकि अवाम को तो ऐसी ठोकरें मार रहे हैं मिल के सारे, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्कुल ठीक है। अवैध साहब, जो मैंने अखज़ किया ना आमिर रियाज राना साहब की गुफ्तगू से, अगर जो उन्होंने ये अल्फाज यूज़ नहीं किए जो मैं करने लगा हूँ, मैं बताता हूँ। अखज़ मैंने ये किया आमिर साहब की बात से कि वो कह रहे हैं इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है जो गवर्नमेंट है। बेसिकली जो आपका फड्डा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उसके अंदर जब कोर्ट से आपको आउट ऑफ द वे रिलीफ मिला तो ये उसका रिएक्शन है। तो अब ऐसा मैं कई दफ़ा आपसे पूछता रहता हूँ, ये इस फड्डे को एस्केलेट कर रहे। अब आप देखें, आपका जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने जितनी घटिया ट्वीट्स किया, आई एम सॉरी टू से, और जो झूठ बोला है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर, वो मैं यहाँ कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो उन्होंने कहा है ना कि जी मैं बताता हूँ आपको, जिस शख्स ने जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिपोर्ट दिखाई उनकी बीवी की एलिजेड करप्शन की, बुजदार और उसके साथ मिलके, वो उनकी बीवी को सिफारिश करेंगे कि जी मुझे आप बहाल करा दें। इससे ज्यादा भौतान कोई हो सकता है? इससे ज्यादा कोई नॉनसेंस बात हो सकती है पीटीआई ऑफिशियल काउंटर? देखिए, नहीं, मेरा सवाल ये है कि सवाल तो सुन लें सर, आप सवाल तो सुन लें सर। सवाल ये है कि आपको जो एस्केलेशन की है आपने फौज के साथ, क्या फायदा हुआ है उसका आपको, और उसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, कुछ सोचा है? देखिए, सवाल ये है कि ये अगर ये फौज की
मुखालफत असूली मुखालफत हमारा नज़दीक ये असूली मुखालफत है। अगर उसकी बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है तो होने दीजिए, फिर कोई बात नहीं है। इंसान को असूल के ऊपर खड़ा होना चाहिए और कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है। सर आप पानी पी लें, आपने कहा ना फौज के साथ सूली मुखालफत कर रहे हैं इमरान साहब, पानी पी लिया। नहीं सुनिए, नहीं पी लिया मैंने। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि अभी जो बात की है ना जावेद लतीफ़ साहब ने, उन्होंने बड़े हिकमत के साथ और आज बड़ी वाइजली बात की है। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो टेररिज्म एंटी टेररिज्म की बात की है वहाँ के एक्ट के तहत और सारी बात की है कि इतने अरसे से 1 साल 1.25 साल हो गया, आज 9 मई का वाक़या हुए, आज आपने ट्रायल मुकम्मल नहीं किया। आज आपने किसी को सज़ा के लिए 9 मई के केसों में सज़ा तो सुनाई नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुलव्वस है, फलां शख्स और फलां चीज़ नहीं है? कोर्ट के वर्डिक्ट आए फिर पता लगेगा कि क्या कोई कसूरवार है या कसूरवार नहीं है। यही वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है, आवाम से आपने मैंडेट ले। मकसद ये है कि एक पार्टी जिस वक्त इलेक्शन लड़ने आई, वो इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस वक्त भी उसकी यही सूरत हाल थी, क्योंकि इमरान खान तो अंदर जा चुके थे 9 मई के वाक़े के बाद। और उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके बाद अगले मामलात आए। आज तक उस वक्त तक तो वो एंटी स्टेट एक्टिविटी या सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं था। साइफर का फैसला आ गया, उस वक्त कोर्ट ने ऑनरेबली बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो केस ही ये साबित नहीं कर सके। तो ऐसी सूरत में बात यह है कि आप किस बुनियाद के ऊपर किसी को ये इतना बड़ा, ये छोटी सी बात नहीं है, इसके बड़े रेपरकशन होंगे शदीद किस्म के पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके रेपरकशन होंगे। क्योंकि एक पार्टी जो 3 करोड़ वोट लेके आ रही है और आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने से पहले उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई थी कि तुम एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस हो और यू कांट इलेक्ट? यही रेफरेंस उस वक्त आता, क्यों नहीं आया आज इस मौके? उससे पहले तो आप पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम बातें करते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। अब एकदम से वो यू टर्न ले गए हैं एक सिचुएशन के ऊपर। तो बात यह है कि कौमी मामलात को अगर आप इस तरह से डील करेंगे, इसके नुकसानात होंगे बहुत ज़्यादा। और कोई शख्स को आज ये डिक्लेयर कर देना, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक जो बंदे इलेक्शन के प्रोसेस से आए हुए हैं, आप इस तरह से मामलात नहीं कर सकते। और ये ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कह देना कि जनाब वो उन्होंने जाके दी थी, ये तो उसकी, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी स्टेटमेंट है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है वो ये स्टेटमेंट नहीं। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गवाह हैं, जनरल बाजवा गवाह, उस वक्त आर्मी चीफ तो वो थे इस बात के। ये छोड़ें, वो गवाह उस वक्त होते हैं जब वो अदालत में सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। जब चीफ आर्मी स्टाफ, जब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी उसकी अहमियत है कानून की। अभी फिलहाल तो आप ये, इससे पहले किसी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया अवैस साहब। फिलहाल आपकी गोश गुजारिश करूं, जो आप फैसला कह रहे थे बंदियाल साहब का, वो अब मैं आपको बताने लगा हूं, वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूं जो कि किसी 1 या 2 जज की राय नहीं है, मुतफिका 1 2 3 4 5 जजों की राय। जरा सुन के फिर जवाब अपने टाइम पे दीजिएगा प्लीज। उसमें उन्होंने कहा कि सिंस द रूलिंग एंड डिक्लेयर्ड रीजंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली बाय द प्रेसिडेंट हैज नो लीगल इफेक्ट। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इसकी बुनियाद पे बिल्कुल मुकदमा बन सकता है बड़े आराम से, चाहे उसका फैसला फिर भी इमरान खान के हक में हो जाए, चाहे उसका फैसला फिर भी आरिफ अलवी साहब के हक में हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन इस बंदियाल साहब के कोर्ट ने ये कहा है कि गैर कानूनी काम किया, गैर दस्तूरी काम किया इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सुनिए ना, जी सुनिए ना, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन को जब आगे पीछे कर दिया, वो भी गलत है सर। किसने डिफाई किया था सर? वो भी गलत है, आप जाए उसके लिए। वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सर, बिल्कुल होगा। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर आर्टिकल 6 वहां भी अप्लाई सर जी बिल्कुल लगना चाहिए। मैं आपसे कब कह रहा हूँ, मेरी अर्ज सुन लें, बिल्कुल निगरानों पे लगाएं आप आर्टिकल 6, लेकिन उससे पहले क्योंकि वाकया हुआ हुआ ये वाला, तो इमरान खान साहब और इनको पे लगेगा ये, फिर ये तो लिखा हुआ है इस वर्डिक्ट में, वो तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे। भले आप जीत जाए, नहीं लगेगा ना। अच्छा, और ये इस तरह अच्छा जीतने की बात नहीं, आपके कहने से नहीं लगेगा। नहीं सर, 4 जज ने ये तो नहीं कहा कि लगे, 5 सर मैंने तो जज ने कहा कि जी ये होना चाहिए, तो वो दैट डज ना, ये वैसा एक जज नहीं है, पूरी जजमेंट है, लीगल इंप्लीकेशन होती है इस बात की।
बहरहाल मैं कौन तो लगवाने वाला यही कहना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे मुतालिक तो आप वैसी बदगुमानी का शिकार है। मैं नहीं कह रहा आप पे आर्टिकल 6 लगे आप लोगों पे, वो तो मैं कानून बता रहा हूं। हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है इट डजंट कॉल फॉर के। ठीक है, आप जरा पानी पी ले, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। आपका गले में वो अटक रहा है, बार बार खुश्क हो रहा है। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, आपकी वजह से अवैध साहब आज बहुत खुश है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्लियर कट बात तो की नहीं। आपने तो ये कहा है कि जी जब अगर साबित हो जाएगा दहशतगर्द हैं तो देखा जाएगा। मुझे तो समझ नहीं है आपकी अपनी पॉलिसी क्या है, आपकी अपनी ये, क्योंकि ये परसेप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो पाबंदी लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ पे अटेम्प्ट भी करने जा रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के मशवरे, मुशावरत और इच्छा से हो रहा है। जो मरी में 3 दिन में 3 मुलाकातें हुई हैं भाइयों की, दोनों भाइयों की। तो आप क्लियर कट पॉलिसी नहीं आपकी इसके ऊपर। आप भी अपॉलोजेटिक है पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, एनपी कह रही है लगना नहीं चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं लगना चाहिए। आप यही कह रहे हैं मियां साहब, हमदर्दी आ गई आपको तहरीक इंसाफ। कामरान असल में बात यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर पिछले अदवार में जो कुछ होता रहा उसको छोड़ दें। आप पिछले 2 साल से कम देखें कि ये शख्स जिसने कोई आइन नहीं छोड़ा, कोई कानून नहीं देखा, कोई इस्लामी रियासती कदरें नहीं देखी, माशरती कदरें नहीं देखी, हर चीज़ को बुलडोज करके वो निकल गया, मगर किसी केस में आज तक उसको किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने आज तक उसको नोटिस नहीं किया। मुझे ये आज कहीं मैं देख रहा था, शायद शिबली फराज कह रहे थे कि इन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। ओ भाई, हमने सुप्रीम कोर्ट पर कहा जाता है हमला किया, 2 शीशे टूट गए जो थे, वो कितने लोग हमारे डिस्क्वालीफाई हुए, FIR हुई। 1 सेकंड कामरान, कोई सेशन कोर्ट छोड़ी हो, कोई जुडिशल कम्प्लेक्स छोड़ा हो, कोई हाई कोर्ट छोड़ी हो, कोई सुप्रीम कोर्ट छोड़ी हो, कब्जे किए इन्होंने, कब्जे करके अपनी मर्जी के फैसले लिए। रात 2 तो क्या इमरान खान ने जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला नहीं किया? क्या इमरान खान ने हाई कोर्ट की छतों पे अपने मसाला बंदे जो हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था किए? इमरान खान आपकी पैरोकार निकले। हमने जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला, 1 सेकंड भाई जी आप बोले, मैं मेरा बोलना मेरा भी तो राइट है, बोले हुई ना जी। आप बोलते जाएं, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या कामरान हमारे पे FIR हुई, हम नाअहल हुए, सजाएं हुई, और ये लाडला जो है इसने बार बार अदालतों पे हमले किए, जेल में बंद पड़ा है बेचारा, हुआ भाई, बीवी भी उनकी जेल में। लाडला किसका लाडला यार, मुझे नाम तो ले, उसको मैं पूछूं जाके तो किसका लाडला है भाई इमरान खान? भाई आज भी वो लाडला है, आज भी उसको सहूलतकारी मैसर है। और ये मैं बात बार बार कहता आ रहा हूं, और चीज़ें वक्त के साथ साथ साबित भी हो रही हैं कि सहूलतकारी उसको मैसर है। और ये सहूलतकारी मैसर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं है, आलमी कुव्वतों का दबाव। और यही मैं बात कहना चाहता हूँ उदारों से भी कि भाई आप खुल के क्यों नहीं बताते कि इमरान खान को क्यों नहीं आइन कानून के मुताबिक आज तक सजा दी जा सकी या आइंदा नहीं दी जा सकेगी? और मियां साहब को बताया जाए, इदारों से जरा मोदबाना तौर पे हाथ बांध के बात किया करें। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इदारे आपको जवाब दें। ओ भाई आराम से बात किया करें, मोदबाना तौर पे हाथ बांध के। पाकिस्तान के इदारे हैं, पॉलिटिशियनों जो आपके सामने हमारे इदारे बचा रहे हैं आपके सामने। 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड, आप पूछ रहे इदारों से, वाह वाह वाह, हाथ बांध के। 1 सेकंड, और यार मेरी बात तो सुन लो ना, इस तरह ना किया करें कामरान। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे भी हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूं, और मुझे बताएं कि आप मुझे डरा रहे हैं कि आप हाथ बांध के नहीं क्योंकि बात कर रहे, आप अदारों के कहीं वो जुल्म सितम जो आज बात की जा रही है, बात नहीं कर रहा, उसकी नजर ना, डोंट मिसकोट मी। मैं बात कर रहा हूं, मान मेरा एहसान, अरे नादान के इदारे ने किया तुझ पे बहुत बड़ा एहसान। आपकी पार्टी की बात हो रही है, मैं ये बात कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इदारे से आप खौफजदा हो, उसकी रिस्पेक्ट करें। उसने आपको बहुत सपोर्ट किया है, और इन्फ्लुएंस पहले इनको किया। अवैध साहब जो मुस्कुरा रहे हैं, मेरी आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? मेरी ऊंची, जी मेरी बात होने देंगे? जी फरमाए, सुन रहा हूं। कर लूं बात? जी बोले। आप मेरी ऊंची आवाज पे आपको इतराज है? हाँ जी। राना इलियास साहब को शायद नहीं है,
आपको मेरी ऊंची आवाज में बात करने पर एतराज है, मगर जिसने मीर जाफर मीर सादक तक कह दिया, चलें पता लगा मैं भी बैठा हूं कि आप गद्दार भाई, वो जेल में चला तो गया है, और क्या चाहिए आपको? जो करेगा भरेगा। मियां साहब, मैं चाहता हूं आप ना एंडिंग अप ऑन जेल अपनी बातों की वजह से, अपने ख्यालात की हुआ क्या? चले अब मैं साथ आज तक हुआ क्या? मैं आमिर इलियास राणा साहब आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अवैध साहब ने मेरा दवा खिला दिया कह के कि इमरान खान असूली मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की। आना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आना है पूरा पूरा या ड्रामा ही होना? पूरा आना नहीं, वो नहीं है, अब पूरा आना है, बहुत टाइम है। तो असूली मुखालफत कर रहे हैं इमरान खान, वो कह रहे हैं, इसमें जरूर रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थोड़ा बताइएगा कि पहले तो यहाँ से शुरू कर दूँ, अभी मैं शायद उस्मानी साहब से भी जान रहा था, ये जो आप रिव्यू के अंदर जाएंगे तो ये तो पूरा मौजूद है ना इसका चांस कि आप रिव्यू आपके खिलाफ भी हो सकता है, ये जितने केसेस आपके हक में आए हैं ये सुन्नी थात कौंसिल वाली पिटीशन के? ये देखें, रिव्यू फाइल करना हुकूमत का हक है, और यकीनी तौर पे रिव्यू में तब्दील भी हो सकती है, फ़ैसले होते रहे हैं, लेकिन 99% फ़ैसले जो हैं वो रिव्यू में नहीं चेंज होते, यानी रिव्यू डिसमिस हो जाता है। इस केस में मेरी नज़र में 100% चांस है कि ये रिव्यू डिसमिस होगा, और उसकी वजह ये है कि जो 13 जजेस थे, उन्होंने जब पूरी बहस सुनी, उसमें से 11 जजेस जो हैं उन्होंने बाकायदा सोच समझ के सारी चीज़ें देख के समझते हुए फ़ैसला किया। अब इन्हीं जज साहिबान के सामने वापस जाना है हुकूमत ने और कहना है कि आपने गलती की। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में जब आप जज साहब को ये कहें कि जाके कि आपने गलती की, हालांकि उन्होंने ये सारा कुछ सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो अपनी वो फ़ैसले को तब्दील नहीं करते। इसलिए हक है हुकूमत का जाने का, लेकिन सक्सेस का, कामयाबी का चांस बिल्कुल नहीं है। अली जफर साहब, लेकिन आपके ख्याल में ये जो हमारा इस फैसले के ऊपर, उसके मुतालिक आपका लीगल माइंड क्या कहता है कि पीटीआई पिटिशनर नहीं थी, इसके बावजूद जो है वो सब कुछ दे दिया पीटीआई को जो आपने मांगा नहीं था? मतलब मुझे ना इस पर कोई इतराज़ है ना कोई तनकीद है, मैं इस वक्त एक न्यूट्रल होकर सवाल पूछ रहा हूँ कि जो तनकीद हो रही है इस पर, इसको आप लीगल माइंड के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, तनकीद अपनी जगह है, बिल्कुल हकीकत है कि जो चीज़ नहीं मांगी थी, पीटीआई नहीं था उधर, सुन्नी इत्तेहाद अपने लिए मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दिया। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब बड़ा सिंपल है। 2 पॉइंट्स हैं इसके जवाब में। पहली बात तो ये है कि एक आर्टिकल है हमारा, एक 187 आइन का, ये जो आर्टिकल 187 है वो ये एक ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो देखे, हालात को देखते हुए, वाक़यात को समझते हुए, वो ये देखे कि कोई गलती हुई थी, तो उस गलती को ठीक करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, यानी पूरा इंसाफ देने के लिए अदालत हुक्म फरमा सकती है। इस केस में बेशक किसी ने मांगा हो या ना मांगा हो, वो रिलीफ दे सकती है। तो इस केस में अदालत ने ये देखा कि एक सिंबल केस आया, सिंबल केस की गलत तशरीह की जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने, जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनको नहीं लड़ने दिया पीटीआई के सिंबल पे, लोगों ने वोट किया पीटीआई का समझ के कैंडिडेट्स को। तो ये सारे हालात देखते हुए, तो आप कह रहे हैं, अच्छा अब सर ये जो अब ये जो डिसॉल्व का मामला है गवर्नमेंट का, ये आपके ख्याल में आपको कितना सीरियस लग रहा है आपको, कि आपकी पार्टी जो है उसको कितना बड़ा थ्रेट लग रहा है ये जो कह रहे हैं आप पार्टी पाबंदी लग जाएगी? देखें, जो पाबंदी की बात की है पार्टी की, मेरी नज़र में या तो उन्होंने कानूनी मुशावरत नहीं की, और अगर की है तो फिर ये जान के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे लगता ये है कि उनको इतना रंज हुआ है, इतनी उनको धक्का मिला है, धचका मिला है इस जजमेंट की वजह से, कि वो अब उसका डेस्परेशन में इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। असल में कोई जवाज़ नहीं है, किसी किस्म का नहीं हो सकता एक्शन पीटीआई के ख़िलाफ़ बैन करने का। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 17 है हमारे आइन का। आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप किसी किस्म की कदगन नहीं लगा सकते एक सियासी जमात पे। सियासी जमात को बैन तो बड़ी दूर की बात है, आप उसकी फंक्शनिंग पे, उसके काम करने पे भी रुकावट नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी, और इस पर बेतहाशा जजमेंट्स हैं।
1967 में। लेकिन अली साहब आपने सर बिल्कुल ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने ये नोट किया कि इमरान खान साहब इस तरह निकलते नजर नहीं आ रहे। जितने भी कानूनी पॉइंट्स आप प्ले आउट कर लें, जितने केसेस से आप बाहर निकल आए, इसका मामला एक पॉलिटिकल डील के जरिए ही होता नजर आ रहा है। आप इमरान खान साहब से मिलते भी होंगे, ऑब्वियसली आपका अपना भी एक पॉलिटिकल माइंड भी होगा। ये लीगल माइंड की गेम नहीं रहेगी मेरे एनालिसिस में, क्योंकि जितने मुकदमे बने, जितनों से आप बरी हो जाएं और मजीद से बरी हो जाएं, इमरान खान फिर भी बाहर नहीं आते नजर आ रहे। तो कोई आपने कभी सोचा, इमरान खान से कभी बात की, किसी पॉलिटिकल बार्गेन की, किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट की, कोई रिस्पेक्टेबल सेटलमेंट की? जी, सेटलमेंट की बहुत बार बात की। जब भी ये र्यूमर्स आए मैंने उनसे पूछा, वो तो उन्होंने आउटराइट इनकार किया और ये कहा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट तो आप उनसे कर सकते हैं जो जिनके पास कुछ हो आपको देने के लिए या आपके साथ सेटल करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि वो आप चाहते हैं कि उनका जो पॉइंट है वो ये है कि इतनी बुरी हालत हो गई है इकॉनमी की और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हालात हैं, अब आपको एक सर्जरी चाहिए। और उनके ख्याल से अब सर्जरी पे ये नहीं हो सकता कि वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करें और ज्वाइन करके हुकूमत बनाएं। अब वो चाहते हैं कि अली साहब वो बाहर आएंगे तो कुछ करेंगे ना, पार्टी पे फैसला कर आपका भी कोई लीगल वे आउट नजर नहीं आ रहा, और पॉलिटिकल वे आउट तो होता है अवाम का प्रेशर, वो भी कोई नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। तो कोई वे आउट तो नजर नहीं आ रहा उनके बाहर आने का। जी, मेरी नज़र में लीगल वे तो अब तकरीबन हो गया है। मेरी नज़र में अब जो मेन केसेस थे ख़त्म हो गए हैं, कुछ केस रह गए हैं और सिर्फ थोड़ा सा सर नैब और एंटी टेरर के केस में तो उनकी गिरफ्तारियां डल गई हैं दोबारा, आ जाएंगे। लेकिन वो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर बेल्स हो जाएंगी। जो कन्विक्शन वाले केसेस थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आपकी एक बात दुरुस्त है और मैं इसका कायल हूँ कि ये सिर्फ लीगल हल शायद ना हो, इसमें अब वक्त आ गया है कि पीटीआई अपना पॉलिटिकल जो पावर है उसकी भी शो करे, जो अभी तक हमने नहीं की। ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम पॉलिटिकल, लेकिन सर उसको लेके आपकी पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं है, अपना मसल दिखाएं, पॉलिटिकल पावर को दिखाने के उसमें लेके? देखें, हमारी पार्टी जिस तरह हर पार्टी में होता है, ग्रुप्स हैं, हर एक का अपना अपना राय होती है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी से अलग कोई सोच। लेकिन सर इमरान खान ने भी तो नहीं ना पार्टी को अब तक कहा कि पॉलिटिकल पावर दिखाए। पॉलिटिकल पावर दिखाने की सलाहियत नहीं है या वैसे मसलहत है ना दिखाने की? अली साहब जी, एक दो बार कॉल्स ज़रूर खान साहब ने दी हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है उनकी लास्ट जो मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगर कोई इनके खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए गए ये इन केसों के बाद, तो फिर वो उनके पास और कोई नहीं होगा इस के कि वो पॉलिटिकल इसका सलूशन। बहुत शुक्रिया सेनेटर अली जफर अपनी पार्टी की राय दे रहे थे। आमिर इलियास राणा साहब, आपको लगता है कि इमरान खान का कोई वे आउट होगा? लीगल केसेस से निकलते नजर आ रहे हैं आपको, जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे इमरान खान, आप डाल सकते हैं वो अवाम के जरिए? देखिए, अली जफ़र साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो कुछ और बता रहे थे आपको। जो आप बात कर रहे थे ना, शायद वो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे और वो कुछ और कह रहे थे। उनके नज़दीक तो ये था कि बस सीधा सीधा सा अब लड़ाई की तरफ जानी है बात, कि इमरान खान ने फाइनल कॉल देनी है। और नए केस तो बन गए, मतलब केसेस मौजूद थे और उसके अंदर गिरफ्तारी डाल दी। देखें, आप बातचीत नहीं करने जा रहे। आज के दिन अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अदालतों की ज़मानतों के साथ या बरी करने के बाद मज़ीद केस नहीं बनेंगे, तो वो तो बनेंगे। मुझे तो बिल्कुल कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो आज अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसका नतीजा है कि जो जुमे के दिन फैसला आया और उसके बाद से। लेकिन आमिर साहब, आपको जिस तरह अली जफर साहब कह रहे हैं कि पाबंदी वाली बात किसी चढ़ती भी नजर आ रही है किसी बेल पे या नहीं, ये भी आपको नजर नहीं आ रही कि आ रही है नजर? देखे नहीं, देखे, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। अगर हम एक सिस्टम में जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो फैसला तो उन्होंने करना है ना। अगर वो ओके कर देते हैं तो ओके है, नहीं कर देते तो खत्म। अगर करने वाले ये तय कराते हैं कि जी आप हमारी मर्जी का फैसला नहीं दे रहे, अगली बात आनी है इम्प्लीमेंटेशन की। जो जुमे का फैसला आया हुआ है, उसका रिव्यू डाला है, उस पर अमल दरामद में कितनी रुकावट आएगी, आपके ख्याल में रिव्यू चेंज नहीं होगा? किस तरीके से कैसे आगे जाएंगे? आपके ख्याल में रिव्यू सेम आएगा आपकी नजर में? जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उस हिसाब में बज़ाहिर तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा।
क्योंकि उन्होंने तो सारे ग्राउंड आपसे बात की, रखने के बाद ये कहा है कि जी चैम्बर में आ जाएं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।